हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे, जिसकी मैंने 4.3 एक्सरसाइज का पार्ट 1 आपको करा दिया है। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं तो मैं आज की क्लास में वो कवर कराऊंगा। ठीक है, तो 4.3 का पार्ट नंबर 2 है ये। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.3, इसका कौन सा पार्ट है? ये सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब नीचे दिए गए विकल्पों में से उन समीकरण को चुनिए जिनके आलेख निम्नलिखित आकृतियों में दिए गए हों। मतलब आपको ये एक ज्योमेट्री दी है, आलेख दिया हुआ है, इसमें 3 पॉइंट्स है। ठीक है, 3 पॉइंट्स कौन कौन से? पहला पॉइंट ये है ना? पहला पॉइंट 1 - 1, दूसरा है 0 0 और तीसरा है -1 1। इससे होकर एक लाइन पास हो रही है। ठीक, तो इस लाइन का एक ग्राफ दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि इस लाइन का जो ग्राफ है वो इन 4 में से कौन सी लाइन है जिसका ग्राफ बिल्कुल इसी के जैसे होगा। ठीक है, तो हमको इन 4 में से बताना है कौन सी ऐसी लाइन होगी जिसका ग्राफ इस लाइन के जैसे होगा। तो इसके लिए आप 2 तरीके हैं, या तो आप इनका सबका ग्राफ ड्रॉ कर लो और देख लो कि इसके जैसे किसका बन रहा है, या फिर एक बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स को इसमें रख कर देखो इन इक्वेशंस में। अगर ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर देता है तो फिर आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कौन सा इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को रख के देखेंगे यहाँ पर एक एक करके। अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो फिर ये आंसर होगा, और नहीं कर रहा तो फिर आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो करते हैं। देखो, पहला पॉइंट -1 1 यहाँ रखो। -1 = 1, ये पॉसिबल है। पहला ही पॉइंट गलत हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। x + y = 0, -1 + 1, ये फर्स्ट वाला x को दिखाता है, सेकेंड वाला y को। ठीक है, ये मालूम है आपको। यहाँ x y ये भी 0 0 है, ये हो गया x और y 1 - 1 है ना, तो ये तो 0 हो रहा है। 0 + 0 ये रखोगे तो भी 0 आ जाएगा। सेकेंड वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। थर्ड वाला रखो 1 - 1 0, ये भी 0 होता है। मतलब ये वाला आंसर सही है, मतलब ये लाइन का समीकरण सही है। इसको चेक कर लो। इसमें रखोगे आप क्या? y की जगह पहले ये वाला पॉइंट रखना, y की जगह 1 और x की जगह -1। तो क्या 1 = -2 है? ये नहीं हो सकता, मतलब ये गलत है। यहाँ भी रख के देख लो फर्स्ट पॉइंट। 3 प्लस y की जगह क्या रखना है? 1, और x की जगह क्या रखना है? -1। ये कितना हो रहा है? 3 + 3 = सॉरी इंटू में है, माइनस का 1 इंटू में है इसके, ये हो गया 6 और यहाँ आ गया -7। 6 बराबर है क्या -7 के? नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? सेकेंड वाला। ठीक है, इन पॉइंट्स को उठा करके x और y की जगह रखना है, जो सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ये मेथड ज्यादा यूजफुल है और इससे जल्दी आंसर आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 में ही 2 सवाल दिए हैं। तो पहला हमने कर लिया, उसमें फिगर कौन सा था देख लो, 4.6 था, है ना। अब फिगर 4.7 के लिए बताना हमको। बस यहाँ पॉइंट्स बदल गए हैं, ये दिए हैं x और y, -1 और 3, यहाँ 0 और 2, यहाँ पर 2 और 0। तो हमको बताना है ये जो लाइन खींची हुई है इसके जैसा इक्वेशन कौन सी, इनमें से कौन सा होगा। ठीक, तो हमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, यही पॉइंट्स हम रख देते हैं। सबसे पहले -1 और 3 रख लो यहाँ। तो y की जगह 3, x की जगह -1 + 2, ये तो 1 आएगा। 3 = 1 हो रहा है क्या? मतलब ये वाला आंसर नहीं है। ठीक, तीनों चेक करना है, तीनों। ठीक है, पहले ही गलत है इसका मतलब नहीं होगा, है ना। दूसरे की तो बात ही नहीं है। अब सेकंड वाला देखते हैं। इसमें y की जगह क्या रखना है? देखो, y की जगह रखना है 3 बराबर x की जगह -1 -2, ये कितना आ रहा है? 3 = -3। चलिए स्टूडेंट, ये क्या आ रहा है? 3 = -3। ये गलत है। जब पहला ही गलत हो गया तो दूसरा और तीसरा आपको नहीं रखना है। ठीक है, लेकिन रख के तीनों पॉइंट देखना चाहिए। लेकिन फर्स्ट वाला ही गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए थर्ड वाला चेक कर लेते हैं।
y बराबर -x+2, इसमें रख देते हैं 1 -1 और 3, तो y की जगह क्या रखना है 3, x की जगह क्या रखना है, इसमें पहले से माइनस है और -1 रखना है प्लस का 2, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1+2, ये आ रहा है 3 बराबर 3, मतलब पहला पॉइंट ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अब दूसरा रखते हैं 0 और 2, तो x की जगह आपको क्या रखना है 0, y की जगह रखना है 2, तो x की जगह 0 रखोगे 0+2, मतलब 2 बराबर 2, ये भी आ रहा है। चलिए थर्ड वाला भी रख लेते हैं, x की जगह रखना है 2 है ना, y की जगह रखना है 0, तो 0 बराबर यहाँ रखना है -2 और +2, तो ये 0 बराबर 0, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये थर्ड वाला आंसर सही है। ठीक, चौथा भी चेक कर लीजिए, हो सकता है चौथा भी आंसर हो जाए। x की जगह -1 प्लस y की जगह क्या रखना है 3, बराबर आना चाहिए 6, -1 प्लस 6 बराबर 6, -1 प्लस 6 क्या होगा प्लस का 5 बराबर 6, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या 5 बराबर 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, कौन सा आंसर थर्ड वाला। चलिए आगे समझ में, अब आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अब अगला सवाल देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है देखिए, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है, expressed in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. ठीक है, किसी पिंड द्वारा अचर बल लगाने पर किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होता है। इसे दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल को 5 मात्रक लेकर उसका आलेख खींचिए। ग्राफ से यह भी पढ़िए कि पिंड द्वारा निम्नलिखित तय की गई दूरी में किया गया कार्य कितना होगा, कब, जब 2 मात्रक और 0 मात्रक दिया हो। ठीक, तो ये सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सवाल है बहुत आसान। ठीक है, तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा टफ आपको दिख रही होती है वो उतनी टफ होती नहीं है, तो कई स्टूडेंट इस सवाल को छोड़ देंगे क्योंकि देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है। लेकिन जो चीज़ टफ होती है आप उसी पर वर्क करिए, टफ जो कठिन चीज़ें होती हैं वो अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आसान चीज़ें आपको स्वयं ही बन जाएंगी। ठीक है, तो कठिन चीज़ पे काम करना सीखो और आसान चीज़ खुद ही बन जाएगी। चलिए, तो हम ये सवाल पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, एक एक लाइन, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी पिंड द्वारा अचर बल, ये अचर बल क्या होता है, सबसे पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फोर्स, ये क्या है सबसे पहला वर्ड तो। ठीक, दूसरा ये वर्ड लिखा है समानुपाती, यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो ये दो चीजें पहले आपको समझनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आप मान लो कि ये जो बॉडी है, ये जो पिंड है, बॉडी क्या कर रहा है, ये जो बॉडी या पिंड है इसके द्वारा जो वर्क हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, कार्य जो वर्क हो रहा है वो हम क्या मान लेते हैं, वो है y। ठीक है, सबसे पहले ये जो पिंड है या जो ये जो बॉडी है वो काम कितना कर रही है, वो y यूनिट काम कर रही। ठीक है, और y यूनिट अगर वो काम कर रही है तो क्या करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, मतलब क्या करती है, कोई दूरी तय करती है। तो ये डिस्टेंस कितनी तय कर रही है, डिस्टेंस क्या कर रही है तय, ये कर रही है x यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, ये कोई बॉडी है ना, ये कोई स्ट्रक्चर है, बॉडी है, पिंड है, ये क्या करता है, ये चलता है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये चल रहा है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये चलता है। तो ये जो डिस्टेंस है हमने उसको मान लिया कि ये x है, और ये जो बंदा है ये, ठीक है, ये जो पर्सन है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए जो एफर्ट लगा रहा है, जो एनर्जी लगा रहा है, जो वो चल रहा है, वो क्या है, वो वर्क है। ठीक है, वो क्या है, कार्य है, उसको हमने क्या मान लिया, वायलेट कर लिया। ठीक, तो एक पार्ट है बॉडी, वो ए से बी तक चल रही है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स, और उसके द्वारा जो काम हो रहा है वो क्या है, वाई। इतना क्लियर हो गया, तो वर्क डन क्या है, वाई, और डिस्टेंस है एक्स। अब आप समझिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती क्या होता है।
तो समानुपाती की जो डेफिनेशन है, देखिए समानुपाती क्या चीज होता है। समानुपाती एक सिंबल है, ठीक, कैसा सिंबल है, देखो ये एक ऐसा सिंबल होता है, ये समानुपाती का सिंबल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाइड टाइप का ये समानुपाती का चिन्ह होता है, ठीक। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या है इसका, इसका मीनिंग समझ लो। समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीपी, इसका क्या मतलब होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि जब एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ाओ तो दूसरी क्वांटिटी खुद बढ़ जाए, इसका ये मतलब होता है, ठीक। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है समानुपाती का, एक वैल्यू को बढ़ाने पर दूसरी वैल्यू खुद बढ़ती है। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो इसके लिए मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूं। देखो, जैसे आप स्टडी जितनी करोगे, जितनी ज्यादा स्टडी करोगे उतना ही क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ये जो रिलेशन निकल के आया है, ये समानुपाती का चिन्ह है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। जो स्टडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है किसके, नॉलेज के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जितनी ज्यादा स्टडी करोगे उतना ज्यादा ही नॉलेज बढ़ेगा। अगर आप स्टडी करते जाओगे तो नॉलेज आपको खुद नहीं बढ़ाना है, वो अपने आप बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू खुद से बढ़ने लगी, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ गए, एक वैल्यू बढ़ाओ तो दूसरी खुद बढ़ जाए, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये सिंबल हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, बोल क्या रहा है, ये जो कार्य है, ये वर्क डन है, ये किसके समानुपाती है, डिस्टेंस के समानुपाती। मतलब ये जो ये जो वर्क है, कहाँ गया, ये वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो हमको वर्क डन पता है वाई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती है किसके, डिस्टेंस की, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब इस चीज को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो मैथमेटिक्स में देखिए, जब ये साइन को आप हटाओगे तो आप क्या करोगे, बराबर का चिन्ह लगाओगे, क्योंकि इसको तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसी मैथ तो आपने कभी पढ़ी नहीं है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है, ठीक, बराबर का चिन्ह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बराबर का चिन्ह आ गया, लेकिन आपने ये हटा कैसे दिया, है ना, तो उसके लिए आपको एक क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और इनटू ये x हो गया। जब भी याद रखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक क्या आता है, कांस्टेंट। तो आप ये के, ए बी सी डी ई एफ जी जो लेना वो ले सकते हो, मैंने कांस्टेंट के तौर पे क्या ले लिया हूँ, के, ठीक। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और बराबर का चिन्ह आएगा, या फिर कांस्टेंट अगर हटाओगे और बराबर हटाओगे तो ये दोनों क्वांटिटी की जगह आप इकट्ठा करके क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्लियर हो गया, चलिए। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, k इंटू एक्स। के क्या है, ये कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का मतलब मैं आपको चैप्टर के शुरू में बता चुका हूँ, ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट है ये, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये जो अचर बल बोला गया है, क्या बोला गया है, कांस्टेंट फोर्स। ये के जो है ये वही कांस्टेंट फोर्स है। अब समझ में आ गया कांस्टेंट फोर्स क्या है, ये जो के आ रहा है यही हमारा क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। जो ये बॉडी लगा रही है उसका ये कांस्टेंट फोर्स, मतलब इसको चलने के लिए जो अंदर से इसको एनर्जी मिल रही है वो बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। वही क्या कहलाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी दी है हमको, 5 मात्रक लेना है। तो अगर आप 5 ले लोगे तो y बराबर क्या जाएगा, 5x, ठीक है। हमारे पास क्या जाएगा, y बराबर 5x, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बन गया, ठीक। तो y बराबर कितना आ गया, 5x। इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका बना लेना, क्योंकि इससे पहले मैंने इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप 4.3 का पार्ट 1 देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में आपको ग्राफ पढ़ाया है। तो वहाँ इससे और टफ टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको सॉल्व कराए। तो आप इसमें x की वैल्यू रखते जाना, x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो y बराबर 10, x बराबर 5 आएगा, x बराबर 2 तो y बराबर 10।
ये 3 पॉइंट मिल गए आपको, इसको ग्राफिकल ग्राफ ले लेना और उसमें इसको बना लेना। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बन जाएगा आपसे। अब मैं आगे इसकी सॉल्व करता हूँ। अगर फोर्स 2 ले लें और 0 ले लें तो वर्क कितना आएगा, ये हमको बताना है। ठीक, तो देखिए, अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल्सो रीड द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट और 0 यूनिट। इसका मतलब ये है कि y बराबर जो 5 इंटू एक्स, 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस हमने क्या लेट की है x, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट हो जाए, मतलब x बराबर 2 हो जाए, तो ये वर्क डन y कितना आएगा, 2 यूनिट के लिए 5 इंटू 2 मतलब कितना आएगा 10 यूनिट। ठीक है, और अगर 0 यूनिट हो जाए डिस्टेंस तो y बराबर 5 इंटू 0 मतलब y बराबर कितना आएगा 0 यूनिट। तो ये दो के लिए ये आंसर हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस 2 यूनिट ले लें तो वर्क कितना होगा 10 यूनिट, और 0 यूनिट ले लें तो वर्क डन कितना होगा 0 यूनिट। ठीक है, इस तरह से ये वाला सवाल सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यामिनी एंड फेमिना, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the data. क्या you may take their contribution as ₹x and y, है ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। यामिनी और फेमिना एक स्कूल की कक्षा 9 के 2 विद्यार्थियों ने मिलकर ₹100 भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए इकट्ठा किए। इसके लिए एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इस डेटा को संतुष्ट करे। सहायता हेतु आप इसे x रुपए और y रुपए ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, यामिनी और फेमिना ने मिल के कितने रुपए जोड़े हैं, ₹100 जोड़े। ठीक है, तो इसको हम x मान लेते हैं, इसके रुपए को मान लेते हैं y, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 100 आ गया। इसमें ये नहीं बताया गया है कि यामिनी ने कितने दिए और फेमिना ने कितने दिए, ये नहीं बताया गया। उसने सिर्फ बोल दिया कि दोनों ने मिल के कितने दिए हैं, ₹100 दिए। ठीक है, तो हमको एक ये क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशन मिल गया। ठीक, तो हमको क्या मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, मतलब इसने जितने भी रुपए दिए हो, इसने भी जितने दिए हो, दोनों को मिला के सम कितना हो रहा है ₹100। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, बस हमको इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप x बराबर 30 रख दो, है ना, 30 रखोगे, 30 प्लस वाई बराबर 100, कितना जाएगा, y बराबर 100 माइनस 30, y बराबर आ जाएगा कितना 70। ठीक है, तो x बराबर 30 तो y बराबर 70। अगर x बराबर आप रखोगे 40, 40 रख देना, यहाँ पर पक्षांतर करोगे, 100 माइनस 40 तो y बराबर कितना जाएगा 60। और क्या ले लो, x बराबर 50 ले लोगे। अगर यामिनी ने 50 दिए तो फेमिना ने भी कितने दिए होंगे, ₹50। ये आपको 3 वैल्यूज मिल गई हैं। अब इसको आपको ड्रॉ करना है, तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे ड्रॉ करना है इसको। ठीक है, ये x है, ये y है, ये y डैश है और ये x डैश। ठीक है, यहाँ पर आप ले लो क्या, ये 10, 20, 30, 40 और ये ले लो 50। ठीक, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। हम ये वैल्यूज कैसी भी ले सकते हैं, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो, आप कैसी भी वैल्यूज ले सकते हो। हाँ, लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ भी 10-10 का डिफरेंस है, यहाँ जरूरी नहीं 10 का ही हो, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ भी मैंने 10-10 का ले लूँ, 10 फिर 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे। तो x 30 तो y 70, इसको 70 तक ले लो। तो x हमने ले लिया अगर 30, y ले लिए 70, तो इसको आप आगे बढ़ाओगे और इसको यहाँ नीचे बढ़ाओगे तो क्या जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा क्या, 30 और 70, है ना। x 40 y 60, तो x ले लिए 40 तो y कितना है, ये है 60, है ना। ये आ गया, ये पॉइंट मिल गया हमको, क्या है ये 40 और 60। ठीक है, x 50 तो y 50, ये इसको ले लो, ये आ गया हमारे पास, दोनों तरफ से 50-50 ले लेंगे, ये 50,50। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ये हमको क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी।
यही क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 100, ये इसका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यही हमको क्वेश्चन में बोला था, वो हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इन मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in the countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान जो है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है, जबकि भारत जैसे देशों में से सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक, यहाँ एक रैखिक समीकरण है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तित करता है, ये समीकरण लिखा है। इसमें दो वेरिएबल हैं, एक एफ है और एक सी है। ठीक है, तो यहाँ एफ एक्स हो गया और सी हो गया वाई। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है ना, क्योंकि दो वेरिएबल हैं इसमें और दोनों की पावर 1 है, इसलिए लीनियर है। और दो हैं तो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल। बस एक्स की जगह क्या है एफ और वाई की जगह क्या है सी। इसमें बोला ये जा रहा है कि जैसे जो यूएसए, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप की जो कंट्रीज होती हैं, वहां पर जो टेम्परेचर नापा जाता है, टेम्परेचर आप समझते हैं, टेम्परेचर एक यूनिट है ना, तो टेम्परेचर को मापा जाता है काय में, फ़ारेनहाइट में। ठीक, तो फ़ारेनहाइट एक वैज्ञानिक का नाम है और सेल्सियस भी एक वैज्ञानिक थे, दोनों ने अलग अलग पैमाने दिए हैं तापमान को नापने के। तो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है और सेल्सियस में भी। ठीक, तो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं या अमेरिका जो कंट्रीज है, ऐसे जो देश हैं कनाडा वगैरह, वहां पर टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ठीक, और हमारे जैसे जो देश हैं, हमारे जैसे चाइना ये हो गया, एशिया की जो कंट्रीज हैं वो सेल्सियस में, भारत, पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी जो कंट्रीज हैं वो काय में नापती हैं, टेम्परेचर को सेल्सियस में नापती हैं। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये रिलेशन दिया है। ठीक, ये साइंस का भी एक क्वेश्चन है, आप इसको याद भी कर सकते हो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये साइंस में आता है ये चीज़, ये रिलेशन होता है, ये डायरेक्ट आपको दे दिया है, ये पूरा ड्राइव होता है। ठीक है, बट अभी हमें ड्राइव नहीं करना, अभी हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, इस दोनों में क्या होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये आपको बता दिया। अब वो बोल रहा है कि आप इसको क्या करो, एफ और सी की वैल्यू रख रख के क्या करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक, देखो इसमें 5 क्वेश्चन है, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन नहीं लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष के लिए सेल्सियस ले लो, वाई अक्ष के लिए फ़ारेनहाइट ले लो और समीकरण का आलेख बनाओ। ठीक है, ये हमको ड्रॉ करना है। अब रिलेशन हम जानते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 9/5 इंटू सी प्लस क्या है 32। ये रिलेशन आपको दिया है। ठीक है, देखो यही दिया है, एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमको उसको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, तो एफ को हमको क्या लेना है, वाई है ना, और सी को क्या लेना है, एक्स प्लस 32। ठीक है, देखिए हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो x बराबर 0 रख दो, तो x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, सिर्फ क्या जाएगा हमारे पास y बराबर 32, ये आ जाएगा, है ना। अब x बराबर क्या रखोगे आप, 1। तो 1 नहीं रखना, हम अपनी सुविधा के लिए क्या रखेंगे, देखो 1 रखोगे तो 9/5 हो जाएगा, इसमें भाग दोगे तो दशमलव में आने लगेगा। तो ऐसी वैल्यू रखो यहाँ पर जो 5 से क्या हो, कैंसिल हो जाए। x ऐसा रखो जो 5 से क्या हो, कैंसिल हो जाए। कैंसिल हो जाएगा तो सीधे 9 और 32 आप जोड़ सकते हो फिर, है ना, मतलब इंटीजर वैल्यू आए, इसलिए हम x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो यहाँ 5 से क्या हो, कैंसिल। तो x बराबर 5 ही रख दो, सबसे सही है ना। तो y बराबर कितना जाएगा, 9/5 इंटू 5 प्लस 32। ये तो कट गया 5 से 5, 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा, y बराबर 41। ठीक है, ऐसे ही अगली वैल्यू और रख लो, x बराबर 5 रख लिया, अब अपने 5 का मल्टीपल रख लो, 5 दूनी 10 रख लो, कैंसिल हो जाएगा ये। तो x बराबर 10 रख लिए, y बराबर क्या जाएगा, 9/5 गुणित 10। ठीक है, प्लस 32, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 हो गया, 18 और 32 कितना हो गया, y बराबर 50 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप 1 2 3 भी रख सकते हो,
तो भी ग्राफ बनेगा और वैसा ही स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए दशमलव में सॉल्व ना करना पड़े, और ग्राफ में भी दशमलव बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हम x की वैल्यू ऐसी ले रहे हैं जो 5 का मल्टीपल हो तो उससे डायरेक्ट कैंसिल हो जाए। तो देखो हमें इंटीजर वैल्यू मिल रही है, दशमलव नहीं आ रहा। इसको सॉल्व करना आसान होता है, इसलिए हमने ऐसी वैल्यूज रखी है। क्लियर है? अब आपको देखो x की वैल्यू दी है, y की दी है, अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसका। देखिए मैं ग्राफ आपको ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। यहाँ पर देखिए 0, 5, 10 5 के मल्टीपल है, यहाँ 5 के मल्टीपल ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, x किसको दिखा रहा है? देखिए x सेल्सियस को दिखा रहा है, तो यहाँ क्या बोला है? x अक्ष के लिए सेल्सियस, मतलब सेल्सियस को कहाँ लेना है? x एक्सिस में, तो हमने ये ले लिया, ये सेल्सियस है। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट को y में ले लेते हैं। यहाँ क्या आ रहा है? देखो 32, 41, 50, यहाँ 10, 10 का डिफरेंस ले लो। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, जैसा मैं ले रहा हूँ जरूरी नहीं है आप वैसा ही लो। ठीक है, आपको जैसी वैल्यू लेना आप वैसी लो, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। वैसे यहाँ डिफरेंस सेम। ठीक है, तो x बराबर 0 तो y बराबर 32। तो देखो x इस लाइन में 0 है, y बराबर 32 है, तो यहाँ इनके बीच में कितनी लाइन होती है? 10 लाइन होती है ना। ये आप अपने जब ग्राफ कॉपी लोगे तो उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा। तो पहला और दूसरा, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 0 और 32। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? x बराबर 5 और y बराबर 41। x बराबर तो 5 ये है ना, 41 कहाँ आएगा? इसके बाद वाला पॉइंट। उसको ऐसा लोगे तो यहाँ से आप 5 को ये मिला देना, ये आ जाएगा हमारे पास क्या? 5 और 41। ठीक है, अगला क्या? x बराबर 10 तो y बराबर 50। 10 ये है x, 50 ये है ना। इसको आप मिलाओगे तो क्या आ जाएगा? ये जाएगा 10 और 50। ये आपको 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, इन तीनों को आप मिला दीजिए। देखिए ये हमारे पास क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन आ गई है ना। ये स्ट्रेट लाइन किसकी है? f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ठीक, ये इसकी स्ट्रेट लाइन हो गई। इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बहुत आसान है। चलिए, इसमें 8वें नंबर क्वेश्चन में 5 सवाल हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए, अब बोल रहा है इफ द टेम्परेचर इन 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो यह फ़ारेनहाइट में कितना होगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखो ये जो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर उसको 2 यूनिट में लिखा जाता है। क्या? ये डिग्री का साइन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा है? इस तरह से लिखना है, जैसे 30 डिग्री लिखना है तो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है भैया? लिखने का ये तरीका होता है दोनों में। अब यहाँ क्या बोल रहा है? 30 डिग्री सेल्सियस अगर ले ले वैल्यू तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताना है। तो रिलेशन क्या है? F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब क्या बोल रहे हैं? वो तापमान 30 डिग्री ले लो, तो F बराबर हमको निकालना है, तो 9/5 गुणित यहाँ ले लो 30, प्लस का क्या हो गया? 32। 5 से कट गया 6 बार, है ना, 5 छक्का 30, 9 छक्का क्या हो जाएगा? 54, है ना। वही हो गया 32। 4 और 2 6, 5 और 3 8। देखो फ़ारेनहाइट है तो इसको क्या लिखोगे? डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आ गया आंसर। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या होती है? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अब क्या बोल रहा है? इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब क्या दे दिया है? 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में बदलिए। अभी हमने क्या किया? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदला, अब फ़ारेनहाइट से क्या में बदलना है? सेल्सियस में। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब फ़ारेनहाइट दे दिया है कितना? 95 बराबर 9/5 इंटू सेल्सियस में निकालना है, प्लस का हो गया 32। तो सबसे पहले 32 को यहाँ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। इसको घटा दो, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, बराबर 9/5, है ना, इंटू सी। अब सबसे पहले इस 5 को यहाँ ले जाओ, तो ये भाग में है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आके इनटू में,
है ना, और यहाँ बचा 9 इंटू सी। ठीक है, अब 9 को यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये सी बराबर 63 गुणित 5, यहाँ इंटू में है तो यहाँ आएगा तो भाग में। ठीक है, 9 से काट दो 7 बार, तो सी बराबर कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया 35। चलिए क्लियर हो गया, आ गया समझ में। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में बताइए वैल्यू, यदि 0 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में बताइए। तो सबसे पहले F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस ले लो, तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आएगी। जब आप C बराबर 0 ले लोगे तो F बराबर कितना आ जाएगा, कैपिटल F है 9/5 इंटू 0 प्लस 32। यहाँ 0 लोगे तो सब 0 हो गया है ना, सिर्फ क्या बचेगा 32। तो जब सेल्सियस 0 लेंगे तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा 32। अच्छा फ़ारेनहाइट को 0 ले लेते हैं, तो 0 बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो सेल्सियस में देखिए वैल्यू कितनी आएगी, सबसे पहले 32 को आप यहाँ लाओगे तो ये माइनस का 32 हो जाएगा, है ना, ये हो गया 9/5 इंटू सी। ठीक है, तो सी बराबर सबसे पहले 5 को यहाँ ले जाओ, तो माइनस का 32 इंटू 5 और अपॉन में क्या जाएगा 9। ठीक है, तो सी बराबर इसको मल्टीप्लाइड कर लोगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16 माइनस बटे 9। अब इसको जब भाग दोगे तो ये कितना आएगा, 9 एकम 9 है ना, 7 बचा, 9 7 63.77 ऐसे ही बढ़ता जाएगा विथ माइनस। तो सी इज इक्वल टू, इसको हम एक आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, -17 इसको एक बढ़ा दोगे तो 8, ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब सी 0 लेंगे तो एफ कितना आएगा 32, जब एफ 0 लेंगे तो सी कितना आएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट साइंस में भी पूछा जाता है, ये जनरल नॉलेज का भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप यहाँ पर प्रूफ देख लीजिए और इसको हमेशा याद रखिए। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन है, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इज द सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या कोई ऐसा मान होगा जहां पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट दोनों के मान बराबर होंगे, यदि हाँ तो वह मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि ये जो रिलेशन है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, इसमें ये बोल रहा है कि अगर दोनों वैल्यूज क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इन सेम, क्या कोई ऐसा मान होगा जहां सेल्सियस व फ़ारेनहाइट दोनों क्या हो, बराबर हो। तो हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर रख के देख लेते हैं, अगर बराबर होगा तो कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर रख देते हैं, और यदि अगर हो तो मान ज्ञात कीजिए, तो हम बराबर रखेंगे तो मान अपने आप आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एफ इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू दोनों को के रख लेते हैं, दोनों वैल्यू सेम। आप दोनों सेम भी रख सकते हो, एफ सी बराबर एफ, यहाँ एफ एफ भी रख सकते हो, सी भी रख सकते हो, लेकिन मैंने दोनों ना लेकर के ले लेता हूँ सबसे सही। ठीक है, तो यहाँ के बराबर 9/5 इंटू के प्लस 32। अच्छा आप एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, जो लेना हो आप, लेकिन सेम लेना। ठीक, तो ये क्या हो गया देखिए, क्योंकि के 32 को यहाँ ले आओ, के -32 इज इक्वल टू 9/5, यहाँ ऊपर इंटू में क्या है के। ठीक, अब इसमें आप ब्रैकेट लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि 5 को जब आप यहाँ लाओगे तो आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो 5 का मल्टीप्लाइड दोनों में होगा। ठीक है, ऐसा सिर्फ 32 में नहीं होगा, इसमें होगा, के में भी होगा, 32 में भी होगा। ये हमने ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ पर क्या हो गया 9/5 इंटू के, यहाँ आ गया के -32। अब 5 को ट्रांसफर किए भाग में, तो यहाँ जाके काय में आ जाएगा, गुणा में, ये गुणा में आ गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाइड कर दो, तो 5 के में करोगे तो 5 के माइनस इसमें करोगे तो 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, बराबर क्या आ गया 9 के। क्लियर इतना। अब इस के को के की तरफ ले जाओ, ठीक है, तो यहाँ बचेगा -160
इज इक्वल टू 9k, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5k बन जाएगा। -160 इज इक्वल टू 9 में से 5 चला गया 4 और k अपनी जगह। अब आपको k की वैल्यू चाहिए तो 4 को यहाँ लाना पड़ेगा, 4 के इंटू में है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, जाके भाग में k बराबर 4 से काट दो, 4 चौके 16, कितना आ गया -40। देखिए मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। कौन सी वैल्यू पे बराबर होंगे, के बराबर -40 अगर आप वैल्यू ले लो, ये जो दोनों वैल्यूज हैं क्या हो जाएंगी आपस में बराबर। क्लियर है, मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू -40 ले लो और 9/5 गुड सेल्सियस की वैल्यू भी -40 ले लो, तो ये जो दोनों लेफ्ट हैंड है राइट हैंड दोनों इक्वल आ जाएंगे। कैसे, देखो 5 8 40, माइनस का 8 हो गया, ये कितना हो गया -8 9 8 72, तो ये हो गया माइनस का 72 प्लस का 32, 72 में से 32 घटाओगे तो 40 और साइन बड़े नंबर का तो -40, यहाँ भी -40 है और यहाँ भी -40 है। देखो दोनों क्या आ रहे, बराबर आ रहे ना। इसका मतलब -40 ऐसी वैल्यू है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद रखना, ये जीके का भी क्वेश्चन होता है, कौन सी डिग्री वैल्यू पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं, ठीक है। तो -40 पे दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये साइंस में भी पूछा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जा सकता है, और ये जनरल नॉलेज का भी एक सवाल है, ठीक है स्टूडेंट। तो आ गया समझ में। तो ये थी हमारी 4.3 एक्सरसाइज, इसका पार्ट नंबर 2। तो ये जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, और वहाँ पर भी जाके आप मुझे अपने डाउट बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।